चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट कर दिया था ना। दिस इज आवर लास्ट मॉडल है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। आप लोगों ने जो फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ा है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें आप अलग इक्वेशंस यूज करते हो फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। बट हम क्वांटम मैकेनिक्स में डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में, है ना। फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी ऑल्सो ये जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है ये दोनों चीजों को कंसिडर करता है। कौन कौन सी दोनों चीजों को? एक तो मैटर वेव को, कि मैटर की भी वेव होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की एक वेव होगी, और वेव 2D तो होगी नहीं, स्पेस में ही होगी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई एंड जेड। और इसके वेव फंक्शन को अपन किससे डिनोट कर रहे थे? साइन से। ये जो इसका एम्पलीट्यूड है इट इज डिनोटेड बाय साइन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। और आप साइन का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर रीजन, कि यहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, ठीक है। और दूसरा किसको कंसिडर करता है माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम मैकेनिक्स? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जो कि आपका क्लासिकल मैकेनिक्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो इन दोनों को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि उसको जरूरत भी नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है। कार हो गई, बॉल हो गया, है ना, स्टोन हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, मैकेनिक्स, है ना। तो वो फिजिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स इन दोनों कंसेप्ट को क्या 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 नहीं करता है? कंसिडर नहीं करता। बट क्वांटम मैकेनिक्स कंसिडर दिस टू कंसेप्ट, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट का मीनिंग है फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। इसमें अपने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की आप एक ही वक्त पर पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहीं पर है। यू कैन नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर पाथ। जो बोर कर रहे थे, बोर ने तो बोल दिया था ना कि न्यूक्लियस सेंटर में है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इफ यू आर अनेबल टू टेल कि इलेक्ट्रॉन अभी इस वक्त कहां पर है एग्जैक्टली, तो आप तो एक डेफिनेट पाथ बोल ही नहीं सकते। तो यहां से हमारा कंसेप्ट आया था किसका? ऑर्बिटल का। कि इफ यू आर नॉट सर्टन, इफ यू आर अनसर्टन, दैट इज इफ यू आर नॉट सर्टन, तो आप प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करोगे कि इलेक्ट्रॉन इतने रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। और उसी रीजन को हमने क्या नाम दिया था? ऑर्बिटल। इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि हाइड्रोजन का एक लौता इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, वो एक लौता इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है एक पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर। एक एक स्फीयर के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी पाया जा सकता है। याद आ रहा है वो फोटो वाला कि अपन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की 100 फोटोज ली अलग अलग टाइम पर, और सारी फोटोज को जब हमने ओवरलैप किया एक दूसरे के ऊपर तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला हमें। ये एक ही इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पोजीशन है। पर जब आप सबको देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इलेक्ट्रॉन कभी उस स्फीयर के बाहर गया ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इतनी जगह पे ही पाया जाएगा। ये एक स्फीयर, इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज नॉट अ सर्कुलर पाथ, इट इज अ स्फेरिकल एरिया वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम। तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, नॉट अ फिक्स्ड पाथ। तो उसी पर्टिकुलर स्पेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो यहां से हमारा ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ बोलना चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं है। ऑर्बिट तो होते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन दैट ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट एक फिक्स पाथ होता है और एक ऑर्बिटल एक जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसी जगह को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिटल। ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है
कि वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसका एड्रेस क्या है। तो उसको अपन ने नाम क्या दिया था, क्वांटम नंबर्स, हेडिंग डाले थे क्वांटम नंबर्स। हमें इसमें इस टॉपिक में टोटल 4 नंबर्स पढ़ने हैं। वो 4 नंबर्स हमें एक इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो चलो इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे क्वांटम नंबर्स का डेफिनेशन। देखिए, क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज, quantum numbers may be defined as, quantum numbers may be defined as a set of 4 numbers. Quantum numbers may be defined as the set of 4 numbers. Quantum numbers may be defined as the set of 4 numbers with the help of which, with the help of which, with the help of which we can get complete information, with the help of which we can get complete information, we can get complete information about all the electrons, about all the electrons in an atom, in an atom. Quantum numbers may be defined as a set of 4 numbers with the help of which we can get complete information of all the electrons in an atom. एक एटम में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे हमारे क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का 4 सेट का नंबर होगा और वो यूनिक होगा, सबका अलग अलग होगा। हो सकता है किसी 2 इलेक्ट्रॉन का 3 नंबर सेम हो, चौथा अलग हो जाएगा। जैसे हो सकता है आप दोनों एक ही गली में रहते होंगे, बट हाउस नंबर तो अलग अलग होगा ना, वहां तक का एड्रेस आप दोनों का सेम होगा। सुन रहे हो क्या मेरी बात? कोई 2 लोग अगर एक ही स्ट्रीट में रह रहे हैं, तो दे बोथ लिव इन रायपुर, दे बोथ लिव इन द सेम एरिया, दे बोथ लिव इन द सेम स्ट्रीट, बट हाउस नंबर तो अलग अलग होगा। तो वो 3 नंबर हो सकता है सेम हो, बट एक नंबर तो उनका अलग अलग होगा ही। तो ऐसे पूरे 17 इलेक्ट्रॉन्स का 4-4 सेट ऑफ नंबर अलग अलग होता है। समझ रहे ना, मतलब सबका वो 4 सेट यूनिक होगा, किसी का भी सेम 4 नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। हमारे में ऐसा होता है कंसेप्ट कि हमारी फैमिली है तो 2 लोग का एड्रेस सेम हो सकता है ना, क्योंकि आप और आपके पापा तो एक ही घर में रह रहे होगे ना, तो आप लोग का एड्रेस सेम होगा, बट अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, एकदम सीरियसली मत लेना एड्रेस वाली बात को। ठीक है, चलो ओके। इन एन एटम, दैट इज, अब क्या क्या पता चलता है, दैट इज लोकेशन। जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है ना, क्या क्या पता चलता है, दैट इज लोकेशन, एनर्जी, लोकेशन, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, उसकी एनर्जी कितनी है, कॉमा एनर्जी, कॉमा द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, the type of orbital occupied, the type of orbital occupied, comma shape of that orbital and orientation, shape and orientation of that orbital, shape and orientation of that orbital। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वांटम नंबर लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटम नंबर लिखेंगे, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके ब्रैकेट में स्मॉल एन लिख लेना, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो। इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, it tells the principal energy level और शेल, एनर्जी लेवल बोल लो, शेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो, सबका मतलब एक ही होता है ना। ऑर्बिट को ही शेल बोलते हैं और इन्हीं दोनों को एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। तो क्या लिखे, इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल और ऑर्बिट, सब वर्ड लिख लो अभी तो, और ऑर्बिट टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, to which the electron belongs, to which the electron belongs।
ये वही है बोर का ऑर्बिट, जो बोर ने ऑर्बिट नंबर दिया था ना, KLMN, और K का नंबर था 1, L का नंबर था 2, M का नंबर था 3, N का नंबर था 4 एंड सो ऑन। ये वही नंबर है N। ठीक है, फुल स्टॉप। It is denoted by N. It is denoted by small n. It is denoted by small n. It is denoted by small n, and its value and its value and its value and its value is n is equals to 1, 2, 3, 4 and so on। जीरो नहीं हो सकती है ना, उन्होंने जीरो नंबर का तो शेल दिया ही नहीं था। K से चालू किया था, K को नंबर 1 दिया था, L was नंबर 2, M was नंबर 3, N was नंबर 4 एंड सो ऑन। तो N का वैल्यू हमेशा 1 से चालू होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, फुल स्टॉप। They are designated by the letters. They are designated by the letters. They are designated by the letters KLMNOP. KLMNO dot dot dot। और एनर्जी के रेस्पेक्ट में कौन ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा, सबसे कम है आपका K का एनर्जी। ऐसा लिखे ना, एनर्जी K, उससे ज्यादा एनर्जी होता है L का, उससे ज्यादा एनर्जी होता है M का, फिर N एंड सो ऑन। और इसका एनर्जी का फॉर्मूला वही है बोर वाला। हमने बोर का एक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था ना, कि आप अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो। क्या था फॉर्मूला, एक बार ध्यान देना। En इज इक्वल्स टू माइनस, क्या लिखे थे, 2 पाई स्क्वायर ई एम टू द पावर, सॉरी ई टू द पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये याद है फॉर्मूला? इससे हम हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, बस एन की जगह 1 पुट करोगे तो के का एनर्जी आ जाएगा, एन की जगह 2 पुट करोगे तो एल का एनर्जी आ जाएगा, एन की जगह 3 पुट करोगे तो एम का एनर्जी आ जाएगा एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बोर के प्रिंसिपल में, है ना, बोर के मॉडल में। एनर्जी का फॉर्मूला भी था, और किसका किसका फॉर्मूला था, रेडियस का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, और उसके एंगुलर मोमेंटम का। 4 फॉर्मूले अपन ने पढ़े बोर में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसके और नाम भी लिखते चलो, और एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी और सब्सिडियरी। अपन हर बार यूज एक्चुअली एजीमुथल ही करेंगे, बट यू शुड नो अदर नेम्स आल्सो, है ना। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम और सेकेंडरी और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसके ब्रैकेट में स्मॉल एल लिख लेना, स्मॉल एल, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। वो स्मॉल एन था, ये स्मॉल एल, इसमें हाइफन डाल के लिखो। this quantum numbers this quantum numbers this quantum number this quantum number tells about the sub shells और सब लेवल्स। आपने इसको शेल नाम दिया था, या फिर आपने इसको ऑर्बिट बोला था, या फिर आपने इसको एनर्जी लेवल कहा था। इन्हीं के शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, या ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होती हैं। तो ये नंबर आपको बताया कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो क्या लिखे, इट टेल्स अस द सब शेल्स और सब लेवल्स ऑफ एनर्जी, सब शेल्स और सब लेवल्स ऑफ एनर्जी, FUB, सब लेवल्स ऑफ एनर्जी विदिन अ शेल, विदिन अ शेल, विदिन अ शेल, full stop। its value ranges from
L is equals to 0 to n minus 1. Its value ranges from L is equals to 0 to n minus 1. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरा शेल नंबर 1 है, n इज इक्वल्स टू 1, यानी कौन सा शेल है ये, k, है ना। तो इसके लिए l का वैल्यू क्या होगा, 0 से n माइनस 1 जाना है, तो n का वैल्यू 1 है ना, तो 1 माइनस 1 विल बी, तो 0 टू 0 मतलब l का वैल्यू सिर्फ क्या है, ओनली 0। l का वैल्यू क्या है, सिर्फ 0। चलो बात करते हैं n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अगर n इज इक्वल्स टू 2 है, सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट था, फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक ही सब ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक ही सब ऑर्बिट है, बट सेकेंड ऑर्बिट के पास जिसका नाम है L, इसके पास L का वैल्यू क्या क्या होगा बताओ, 0 से लेके n माइनस 1, यानी कि 0 भी होगा और 1 भी होगा ना। n की जगह आप 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 इज 1, तो 0 एंड 1 इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि सेकेंड शेल के पास दो सब शेल है, 0 नंबर का और 1 नंबर का। व्हाट अबाउट n इज इक्वल्स टू 3, m वाले शेल के पास क्या क्या वैल्यू होगा l का, 0 1 एंड 2, यानी कि थर्ड वाले के पास 3 सब शेल है, एंड फोर्थ वाले के पास 4 सब शेल हो जाएंगे, 0 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। अब देख लो ना, हर में मैंने यही रेंज चलाया है, 0 से लेके n माइनस 1। किसमें, m में, यहां बोल रहा हूं, देखो n का वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर के n माइनस 1 यानी कि 2 तक, तो 0 1 2 रेंज बोल रहे हैं ना, सिर्फ 0 एंड 2 नहीं, 0 से 2 पूरा, तो 0 के बाद 1 भी आएगा और फिर 2 भी होगा। वैसे यहां पे 0 1 2 3 तीनों आएगा, सिर्फ 0 एंड 3 नहीं, 0 2 3 बोल रहे हैं, मतलब 0 1 2 3 चारों आ जाएंगे, समझ रहे हैं क्या, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। यानी कि जो उसका शेल का नंबर है ना, ध्यान देना इधर, जो उसका शेल का नंबर है उतने ही उसके पास क्या है, सब शेल्स है या सब ऑर्बिट है। जो उसका ऑर्बिट का नंबर है उतने ही उसके पास सब ऑर्बिट्स है। जिसका ऑर्बिट नंबर 2 है उसके पास 2 सब ऑर्बिट है, जिनका ऑर्बिट नंबर 3 है उनके पास 3 सब ऑर्बिट है, और जिनका ऑर्बिट नंबर 4 है उनके पास 4 सब ऑर्बिट है। समझ रहे हैं क्या, ठीक है, तो ये लिख लिए चारों, लिख लो। इनका भी नेमिंग करेंगे ना, जैसे अपन ने n इज इक्वल्स टू 1 को k कहा, n इज इक्वल्स टू 2 को l कहा, n इज इक्वल्स टू 3 को m, और n इज इक्वल्स टू 4 को n, वैसे ही l इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 के भी कुछ नाम देंगे अपन, ठीक है। नंबर्स तो यही है उनके, बट इनके कुछ नाम भी होंगे। ये हो गया, लिख लिया आपने, है ना। 4 तक लिखो एटलीस्ट, अब तो 5 में भी जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे लिखना, हो गया। द सब ऑर्बिट्स, द सब ऑर्बिट्स, द सब ऑर्बिट्स या सब शेल भी बोल सकते हो, द सब ऑर्बिट्स और सब शेल्स आर डेजिग्नेटेड एज, आर डेजिग्नेटेड एज, आर डेजिग्नेटेड एज, यहां पे लिखना L की वैल्यू 0 के लिए डेजिग्नेशन, यहां पे लिख देंगे डेजिग्नेशन, L के वैल्यू 0 के लिए डेजिग्नेशन होता है S स्मॉल s, 1 के लिए डेजिग्नेशन होता है स्मॉल p, 2 के लिए अपन डेजिग्नेशन देते हैं स्मॉल d, एंड 3 के लिए स्मॉल f। ऐसे ही 4 जाएगा तो कंटिन्यू चलेगा आपका f p d f g h, ठीक है। इतना तो लिख लो, 3 4 तक ही लिखो, वैसे f के बाद जरूरत नहीं पड़ती, पर ठीक है। 4 के लिए g, ये उनका डेजिग्नेशन है। समझ गए क्या, तो अपन दो चीजें पढ़ ली हैं, अपन ऑर्बिट पढ़ लिए और ऑर्बिट के बाद सब ऑर्बिट होती है, ये पढ़ लिए। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। पर अभी भी इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रहता है, तो अभी अपन ऑर्बिटल में अब जाएंगे, ठीक है। अभी तक अपन सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि एक ऑर्बिट होती है, उनके अंदर सब ऑर्बिट्स होती है, ठीक है। एक मोहल्ला है, उनके अंदर अलग अलग गलियां हैं, तो ये वही है। एक मोहल्ले में एक ही गली है, एक मोहल्ले में 2 गली है, एक मोहल्ले में 3 गली है, एक मोहल्ले में 4 गली है, ठीक है। चलो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसके पास सिर्फ एक ही सबशेल होता है जिसका नाम है S, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1s। भाई मत लिखना ये चीज, है ना, क्या हो जाएगा, 1s, क्योंकि 1 के पास एक ही सबशेल था ना, उसका नाम क्या है,
L इज इक्वल टू 0, 0 को क्या नाम दिया आपने, S, तो 1s। ऐसे ही 2 के पास क्या क्या होगा, 2 के पास S भी है, 2 के पास P भी है, क्योंकि सेकेंड शेल के पास दो सब शेल है, एक का नाम S, दूसरे का नाम P। L की 0 वैल्यू पर S और L की 1 वैल्यू पर P। व्हाट अबाउट 3, 3s भी है, 3p भी है, 3d नाम की गली भी है वहां पर। और 4 के लिए 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है और 4f भी है। समझ आएगा, मतलब फर्स्ट के पास ना p है, ना d है, ना f है। सेकंड के पास d, f और मिसिंग होता है, थर्ड के पास f नहीं है और फोर्थ के पास f भी है। यहां तक क्लियर है? चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर लिखेंगे, थर्ड क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि n इज इक्वल्स टू 1 के पास बस एक ही सब शेल है, बट n इज इक्वल्स टू 2 के पास दो हैं, और n इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये मैं ऑर्बिट का कुछ पार्ट बनाया हूं, बस पूरा ऑर्बिट नहीं बनाया मैंने, उसका कुछ पार्ट है। तो n इज इक्वल्स टू 3 के पास तीन सब शेल हैं, S, P एंड D, और n इज इक्वल्स टू 4 के पास 4, S, P, D, F। तो अभी तक अपन बोल रहे थे कि ऑर्बिट होती है, बट ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट भी है। ये फर्स्ट वाले की सब ऑर्बिट, ये दोनों सेकेंड वाले की सब ऑर्बिट्स, ये थर्ड वाले शेल की सब ऑर्बिट्स, और ये फोर्थ वाले शेल की सब ऑर्बिट्स, जिनके नाम एसपीडीएफ है। ये एसपीडीएफ हमें अगले चैप्टर में भी काम आएगा, पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे तो आप फिर से एसपीडीएफ पढ़ोगे। इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्वांटम नंबर लिखेंगे, इसका नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके ब्रैकेट में स्मॉल m लिखना, स्मॉल m, स्मॉल m। स्मॉल m, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो। दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर determines the, this quantum number determines the number of preferred orientations, number of preferred orientations, number of preferred orientations of the electrons, of the electrons present in a subshell, present in a subshell, full stop. Each orientation corresponds to, each orientation corresponds to an orbital, each orientation corresponds to an orbital, each orientation corresponds to an orbital. Therefore, the magnetic quantum number determines, therefore the magnetic quantum number determines, therefore the magnetic quantum number determines the number of orbitals in any subshell, determines the number of orbitals present in any subshell, number of orbitals present in any subshell, present in any subshell। चलिए इसका मीनिंग समझना, आपने जो लिखा है ना, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है समझना। देखो हमने उस दिन जो एक शेप देखा था ना ऑर्बिटल का, वो किसका शेप था, हाइड्रोजन वाले का, याद है आपको? वो स्पीयर बना था ना, कि एक स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी भी हो सकता है, दैट वाज द ऑर्बिटल, और उसका शेप कैसा था, स्फेरिकल। क्योंकि हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहां रहने वाला है, 1 के s में।
अभी तक अपन 1 बोलते थे बस, कि वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में। बट अब तो हमको पता ना कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होते हैं, और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो कहां पे होगा, 1s में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन के पास सेकेंड ऑर्बिट तो है ही नहीं, है बट वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कौन सा है, एस नाम का। तो मैंने 1s लिखा, सही लिखा है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, वो कहां पर है, 1s में है। ठीक है। अब क्या होता है ना, सब ऑर्बिट का शेप ऐसा नहीं होता स्फेरिकल। एक ऑर्बिट होती है जिसका शेप ना डंबल होता है। डंबल समझते हैं, जिससे अपन एक्सरसाइज करते हैं ना, उसको डंबल बोलते हैं हम, राइट जी। तो देखो वो शेप कुछ ऐसा होता है डंबल का, ध्यान देना। जैसे आपने ये शेप कैसे बनाया, वो फोटो खींच खींच के रखे तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में ही है। वैसे ही ये डंबल शेप बना रहे थे। मतलब आप ये समझना समझना कि ये एक डॉट है, इसके अराउंड एक स्पीयर, और इसी के अराउंड ये भी स्पीयर, इसी को डंबल बोल रहे हैं। अब इमेजिन करना, एक यहां पर डॉट है, एक स्पीयर ऐसा है, मैंने तो सर्कल बना दिया, स्पीयर ऐसा है और एक स्पीयर ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन उन दोनों स्पीयर्स में कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, न्यूक्लियस सेंटर पे है। आप मतलब देखो, न्यूक्लियस तो पूरा इधर सेंटर पे है ना। अब ये सब ऑर्बिट्स आपकी कहां पर है, जैसे सेकेंड ऑर्बिट में ही ये दोनों सब ऑर्बिट प्रेजेंट है, एक एस वाली भी और पी वाली भी। ये एक्चुअली पी ऑर्बिटल का शेप होता है। ये किसका शेप है, पी ऑर्बिटल का शेप। ये किसका शेप है, एस का शेप है। पी का शेप ऐसा होता है। अब देखो, आप स्पीयर को कैसे भी घुमा लो, स्पीयर तो हमेशा सेम ओरिएंटेशन में ही होगा, क्योंकि वो एक स्फेरिकल बॉडी है, एक सिमेट्रिकल बॉडी है। बट डंबल को आप ऐसे भी रख सकते हो, डंबल को आप ऐसे रखोगे तो वो अलग दिखेगा, और डंबल को आप ऐसे रखोगे तो अलग दिखेगा। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये होता है ओरिएंटेशन। स्फीयर को भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं कर सकते, आप कैसे भी घुमाओ वो हमेशा एक जैसे ही दिखेगा। बट डंबल को आपने ऐसे रखा तो वो एक्स एक्सिस में अलाइन हो गया, आपने ऐसा रखा तो उसको वाई एक्सिस में अलाइन हो गया, आपने ऐसा रखा तो जेड एक्सिस में अलाइन हो गया। ये होता है ओरिएंटेशन। तो डंबल के 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, इसलिए पी सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, एच सब शेल के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि उसके ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही है। आप समझ रहे हो, पी का शेप डंबल था, सिंगल डंबल, तो उसके 3 टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। इट कैन बी अलोंग द एक्स एक्सिस, इट कैन बी अलोंग द वाई एक्सिस, एंड द डंबल कैन बी अलोंग द जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन तीनों में से किसी में भी हो सकता है, इसलिए पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड नाम दे देंगे उसको अपन, ठीक है। ऐसे एस में सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एस का एक ही ओरिएंटेशन हो सकता है, स्फीयर का एक ही ओरिएंटेशन हो सकता है। और डी का शेप डबल डंबल होता है। डी का शेप क्या होता है, डबल डंबल। तो उसमें 5 टाइप का ओरिएंटेशन पाया जाता है। जब हमने एक्सेस स्टडी करी तो हमको 5 टाइप का ओरिएंटेशन दिखा डी वाले में। डबल डंबल बोल रहा हूं तो एक ऐसा होता है और दूसरा ऐसा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में था, तो एक ऑर्बिटल ये हो गई। ऐसे ही y और z के बीच में था, एक ऑर्बिटल ये हो गई। ऐसे ही z और x के बीच में था, तो 3 ऑर्बिटल ये हो गई। चौथी ऑर्बिटल होती है उसकी x और y एक्सिस में ही होता है। जैसे ये तो बिटवीन दी एक्सिस है ना, देखो ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो लोब है इसको क्या बोलते हैं अपन, लोब। एक लोब दूसरा लोब मिला के एक डंबल। तो ये लोब किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है, या वाई और जेड के बीच में है, या जेड और एक्स के बीच में है। तो ये होता है बिटवीन दी एक्सिस। क्या बोलूंगा मैं इसको, बिटवीन दी एक्सिस। बट यहां क्या है, अलोंग दी एक्सिस। अब देखो ना, वो लोब कहां पर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही है, उनके बीच में नहीं है। तो इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अलोंग दी एक्सिस में है। और एक लास्ट होता है जो z एक्सिस में होता है, ये आपकी z एक्सिस। देखो मैंने इसी को x भी बोल दिया, इसी को मैं y भी बोल रहा हूं, इसी को z भी बोल रहा हूं। घुमा दो ना बस, तीनों एक्सिस तो एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, आप कैसे भी घुमाओ किसी को भी। आप इसको z भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसको z बोल दिया है तो इसको x बोलो और इस वाले को y बोलो। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये आपके 5 होते हैं किसके, d ऑर्बिटल के, डी सबशेल के। एच सबशेल के पास एक ही ओरिएंटेशन है क्योंकि वो स्पीयर है, पी वाले के पास 3 है क्योंकि वो सिंगल डंबल है, और डी वाले के पास 5 ओरिएंटेशन हो सकते हैं क्योंकि उसके पास डबल डंबल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके एस ऑर्बिटल के पास, एस सबशेल के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल,
और डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी ओरिएंटेशन में रह सकता है और कितने ऑर्बिटल होते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे अपन, ध्यान देना इधर। क्या लिखा हमने, एम, अभी लास्ट सेंटेंस क्या लिखे हो, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। तो आपने सबशेल कौन कौन से देखे, सबशेल कौन कौन से होते हैं, एस, एल इज इक्वल्स टू 0 के लिए एस बोला ना आपने, एल इज इक्वल्स टू 1 के लिए पी, एल इज इक्वल्स टू 2 के लिए डी, और एल इज इक्वल्स टू 3 वाले सबशेल का नाम क्या है, एफ। ये तो एल का वैल्यूज है। अब एम का वैल्यू एल पे डिपेंड करता है, जैसे एल का वैल्यू एन पे डिपेंड कर रहा था ना, 0 से लेके n-1, वैसे ही एम का वैल्यू डिपेंड करता है एल पे। इसकी वैल्यू होती है -L to L, लिखे वैल्यू नीचे। द वैल्यू ऑफ एम रेंजेस फ्रॉम, द वैल्यू ऑफ एम रेंजेस फ्रॉम, द वैल्यू ऑफ एम रेंजेस फ्रॉम m is equals to -L to L, -L to L, -L to L। तो अगर मैं एस सबशेल, अब ध्यान देना इधर, सबके नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने वाला हूं मैं, है ना। आपको शेप के हिसाब से तो मैंने बता दिया कि एस के पास एक ही शेप हो सकता है, एक ही ओरिएंटेशन हो सकता है, टी का 3 ओरिएंटेशन हो सकता है और डी का 5 ओरिएंटेशन हो सकता है। वो अपन यहां निकालते हैं। तो देखो, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सिर्फ 0। अरे -0 to 0 इज 0 ओनली ना। अरे समझे कि नहीं मैं क्या बोला। आप एल का वैल्यू यहां 0 पुट करो तो आपको एम का वैल्यू क्या मिलेगा, -0 to 0, यानी सिर्फ 0 ही हुआ ना। तो एम का वैल्यू क्या आया, 0। यहां के लिए बताओ मुझे, अगर एल का वैल्यू 1 है तो -1, 0, 2 लिखा है ना बीच में, तो -1 से 1 सारे इंटीजर आपको लेने हैं। तो -1, 0 एंड 1। व्हाट अबाउट डी, 2 रखो यहां पे, -2 से 2 यानी कि -2, और बोलो -1, 0, 1 एंड 2। एंड व्हाट अबाउट एफ, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। कितने हुए टोटल, 7। ये कितने हुए, 5, ये और ये 1। तो एस सबशेल के पास मात्र एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7। तो अभी आपने इसको ऐसा डिवाइड किया था ना, आप समझना थोड़ा सा ना, आपने इसको ऐसे लिखा था, यहां तक समझ में आ गया था ना आप लोग को, कि 1 के पास सिर्फ एक ही सबशेल होता है, 2 के पास 2 सबशेल होते हैं, 3 के पास 3 सबशेल होते हैं और 4 के पास, चौथे के पास 4 सबशेल होते हैं। अब आप यूं समझिए कि एस के पास बस एक ही ऑर्बिटल है, एस के पास बस एक ही ऑर्बिटल है, एस के पास बस एक ही ऑर्बिटल है, एस के पास बस एक ही ऑर्बिटल। सही बनाए, सब में एस होता है ना, सब में एस तो है, तो सबके पास एस वाले में एक ही ऑर्बिटल बनाया मैंने। एक डब्बा बना रहा हूं, डब्बे को भी ऑर्बिटल मान लो, ठीक है, क्योंकि शेप नहीं बनाऊंगा मैं अभी, वरना स्पीयर बनाता। एस वाले का क्या शेप होता है, स्पीयर। एस वाले का क्या शेप होता है, स्पीयर। और वो स्पीयर में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है उस स्पीयर के अंदर, ठीक है। ओके, 2 वाले का, यानी कि पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 बॉक्स बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल पी के पास, ये 3 ऑर्बिटल पी के पास, ये 3 ऑर्बिटल पी के पास। और अबाउट डी, 5। तो ये आपका डी के पास 5 ऑर्बिटल होंगे, ये 5 BHK है, ठीक है, बड़ा घर है। और लास्ट एफ के पास 7। समझ गए क्या। तो शेल के अंदर, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। अब इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो डब्बा मैंने बनाया, इन डब्बे के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा। एम आई क्लियर, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लो पहले कि ऑर्बिटल्स कितने कितने होते हैं, ये लिख लो चारों, है ना। एल इज इक्वल्स टू 0 के लिए एम की वैल्यू बस एक ही होती है, और वही उस ऑर्बिटल का नंबर है। सुन रहे हैं क्या, वही उस ऑर्बिटल का क्या है, नंबर। आप चाहो तो यहां एक बॉक्स बना देना, तो यहाँ पे 3 बॉक्स बना देना, यहाँ 5 बॉक्स बना देना। हम ऑर्बिटल को अभी बॉक्स से डिनोट करते हैं, और एफ में 7 बॉक्स बना देना।
इनको नाम भी दे देना, इसको बोलते हैं अपन px, py एंड pz। इसको भी नाम दे देंगे dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड लास्ट वाले का dz स्क्वायर। एफ छोड़ देना, एफ का ना शेप आप लोग को पढ़ने की जरूरत है और ना ही उसका नाम। बस ये याद रखना कि एफ में 7 होते हैं, ठीक है। और एस तो एक ही है, तो एस तो ऐसी है, नो एक्स वाई जेड। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक चीज और ध्यान देना एनर्जी के रेस्पेक्ट में, आपने बोला ना कि हमको एनर्जी भी पता चलती है इलेक्ट्रॉन की, कि कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। तो आप देखो, आपने जो डायग्राम बनाया है ये वाला, इसमें आप जो जितना पास है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, क्या बोलते हो। फिर 2s है उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी। जो जैसे जैसे बाहर है ना उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इन तीनों में किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, 3d की, 3d की, क्योंकि 3d सबसे बाहर की तरफ है, 3s अंदर की तरफ है, फिर 3p है, और फिर लास्ट में 3d है। फिर इन चारों में 4s सबसे अंदर है, तो s वाले की एनर्जी कम होती है, p की एनर्जी s से ज्यादा होती है, d की एनर्जी p से ज्यादा होती है, और f की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो जितना जो अंदर घुसा हुआ है, जो ज्यादा पेनिट्रेटेड है, उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है। आप समझ रहे हो ना। तो 4 के जो चारों है, 4s, 4p, 4d, 4f, उसमें सबसे अंदर कौन है, 4s, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी चारों में। फिर 4p, 4d, 4f ऐसा चलता है। समझ रहे हैं क्या, एनर्जी वाइज। जैसे बोर ने कहा था ना कि एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भराता है, पहले k में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर l में जाएगा, फिर m में, फिर n में। अब हम यहाँ पे ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ओके, ठीक। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की एनर्जी 2p से भी कम है, करेक्ट। ये समझे क्या, ये सही लिखा है ऑर्डर मैंने। अब यहां तो चलो ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है, 1 के पास, 1s के पास एक ही ऑर्बिटल है, 2s के पास भी एक ही ऑर्बिटल है क्योंकि वो भी s है, बट 2p के पास 3 ऑर्बिटल है ना। नाम क्या कह दोगे आप इसको, 2px, 2py एंड 2pz। व्हाट अबाउट देयर एनर्जी, ये तो तीनों एक ही ऑर्बिटल के है ना, तो एक ही सब सेल में है ना, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, है ना। इफ द ऑर्बिटल्स आर बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, ये तीनों ऑर्बिटल इसी सबशेल के है ना, 2p के। इफ द ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सेम सबशेल, देयर एनर्जीज आर सेम, देयर एनर्जीज आर सेम। नो डाउट 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की एनर्जी 2p से भी कम है, बट व्हाट अबाउट दिस 3 ऑर्बिटल्स, इन तीनों की एनर्जी क्या है, इक्वल। फिर 3s की एनर्जी ज्यादा होगी 2p से, फिर 3p आएगा, पर 3p में अगेन फिर 3 ऑर्बिटल है, नाम क्या दोगे, 3px, 3py एंड 3pz, और इन तीनों की एनर्जी आपस में सेम होगी। तो इफ द ऑर्बिटल बिलोंग्स टू सेम सबशेल, इट्स एनर्जीज आर सेम। समझ रहे हैं क्या, तो उसके बारे में एक लाइन लिखना नीचे, नीचे लाइन में लिखो, all the three p orbitals, all the three p orbitals, सभी तीनों p orbitals है ना, all the three p orbitals of a particular shell, of a particular shell, of a particular shell have the same energy, have the same energy, have the same energy. Similarly, ऐसे ही आप डी के लिए बोलोगे ना, डी के पास भी 5 है ना, तो पांचों की एनर्जी सेम, और ऐसा आप एफ के लिए बोलोगे कि सातों की एनर्जी सेम होगी। सिमिलरली, सिमिलरली
all the 5d orbitals, similarly all the 5d orbitals of a particular shell, similarly all the 5d orbitals of a particular shell have the same energy, and all the 7f orbitals, and all the 7f orbitals, and all the 7f orbitals have the same energy, have the same energy, have the same energy. इनको कहते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है ना, इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। नीचे डेफिनेशन लिखते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ये वो ऑर्बिटल्स होती हैं जो सेम सबशेल को बिलोंग करती हैं और सारी की एनर्जी सेम होती है। तो नीचे एक लाइन में डेफिनेशन लिखना, द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल, द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल, the orbitals of the same subshell, the orbitals of the same subshell having equal energy are called, having equal energy are called, having equal energy are called degenerate orbitals, are called degenerate orbitals। एस में ये चीज लागू नहीं होती ना, क्योंकि एस के पास तो एक ही ऑर्बिटल है, तो वहां कोई ये डीजेनरेट वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। बट टी के पास 3 है, डी के पास 5 है और एफ के पास 7 ऑर्बिटल है, तो यहां पे हमारा वो डीजेनरेसी वाला कंसेप्ट आएगा। तीन सबकी एनर्जी सेम है, नो डाउट। 2px की एनर्जी 3px से कम होगी, बट 2px की एनर्जी 2py और 2pz के बराबर होगी। वैसे यहां पे 3py और 3pz के बराबर होगी। ये आपस में सेम है, बट यहां तो ये अलग अलग सबशेल है ना, इसलिए ये कम ज्यादा है। 3 और बाहर की तरफ है ना, 2 अंदर है 3 बाहर है, इसलिए 3p की एनर्जी 2p से ज्यादा है, 3p की एनर्जी 2p से ज्यादा है। क्लियर है ये? चलो लास्ट क्वांटम नंबर में आते हैं। लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके ब्रैकेट में एस लिखना, डिनोटेड बाय एस, डिनोटेड बाय एस। देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करता ही है, नो डाउट। जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बट सन साथ में अपने एक्सिस में रोटेट भी कर रहा है, दिन रात हो रही है ना हर दिन, तो वो अपने एक्सिस में रोटेट करते करते चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन भी सेम वैसे ही करता है, अपने एक्सिस में रोटेट करते करते न्यूक्लियस के अराउंड घूम भी रहा है। तो उसका रोटेशन कैसा होता है, एक ही ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं, बट विथ ऑपोजिट स्पिन। अगर एक ऐसे रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस में, तो दूसरा ऐसे रोटेट होगा, ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो नीचे लिखना, दिस नंबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, this number was introduced to account for the fact that, this number was introduced to account for the fact that the electron in an atom, the electron in an atom, the electron in an atom not only moves around the nucleus, not only moves around the nucleus, not only moves around the nucleus, but also spins about its own axis, but also spins about its own axis, but also spins about its own axis, full stop. This number gives the information, this number gives the information, this number gives the information about the direction of spinning, about the direction of spinning
about the direction of spinning of the electron in any orbital, spinning of electron in any orbital. ठीक है, full stop. The direction can be clockwise, or anti-clockwise. The direction can be clockwise or anti-clockwise. Accordingly, S can have only two values. S यानी स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू हो सकती हैं. S can have only two values. That is, S is equals to plus half for clockwise direction and it is minus half for anti-clockwise direction. S की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होगी फॉर एंटी एंड फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो फुल सॉल्व करके लिखना. if an orbital contains two electrons, they spin in opposite direction. सही देखिए, मैंने ये एरो को यूज किया इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए. तो एक एरो मैंने ऊपर की तरफ डायरेक्ट किया है और दूसरा एरो नीचे की तरफ. तो आप ये समझिए कि ये वाला एरो आपका अपवर्ड एरो इज फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसी में लिख लो आगे अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, इसके लिए अपन प्लस हाफ यूज करेंगे, इसके लिए माइनस हाफ. ठीक है, तो अब अपन चारों क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं. अब समझते हैं कि जब चारों कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा. ध्यान देना, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 की बात करूं, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक ही सबशेल है जिसका नाम क्या है, s. l इज इक्वल्स टू 0, है ना, l इज इक्वल्स टू 0. ओके, और इसके पास एक ही m का वैल्यू होता है विच इज 0, बिकॉज m का वैल्यू क्या होता है. अच्छा, l का वैल्यू क्या था, 0 से लेकर के n-1, और m का वैल्यू क्या होता है, -l to l. इसलिए तो m का वैल्यू सिर्फ 0 आया ना. तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विथ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. तो इस तरह से फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ओनली 2. ये तो बोर ने भी कहा था 2n² रूल से कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं. पर वो ऑर्बिट में नहीं रहते, वो कहां रहते हैं, ऑर्बिटल में. उस ऑर्बिटल का नाम क्या है, 1s. उसका शेप क्या है, स्फीयर. कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2. उनकी स्पिन कैसी होती है, ऑपोजिट स्पिन, प्लस हाफ माइनस हाफ. तो अगर मुझे इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए वो 4 नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे. इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं पहले. ठीक है, इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1. फर्स्ट शेल में है. l का वैल्यू 0 होता है, 1 के लिए तो 0 ही होती है वैल्यू बस. m का वैल्यू भी 0, क्योंकि s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है 0 नाम का, और पिन नंबर होता है इसका प्लस हाफ. और इस वाले का बताओ, सेम, क्योंकि देखो ये दोनों तो एक ही गली तक आ गए ना, तो इनका शेल सेम होगा, सब शेल भी सेम है और ऑर्बिटल भी सेम है, बट एक नंबर तो अलग हो गया ना. वो क्या हो गया, इनका पिन क्वांटम नंबर. तो हो गए दोनों के अलग अलग सेट. तो ये आपका हो गया इसका 1,0,0, प्लस हाफ, और इसका क्वांटम नंबर क्या हो गया, 1,0,0, माइनस हाफ. समझे क्या. तो ये मैंने आपको 1 वाले ऑर्बिट का डिवीजन बताया. अब बात करते हैं 2 वाले की, जिसके पास n इज इक्वल्स टू 2 है, सेकेंड ऑर्बिट. तो उसके पास 2 सबशेल होते हैं, एक l इज इक्वल्स टू 0 और एक l इज इक्वल्स टू 1. 0 मतलब s, 1 मतलब p सबशेल.
यानी कि 2s, नाम क्या दे दूंगा इसको पूरा, 2s एंड 2p। s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है 0 नाम का, और p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1, 0, m का वैल्यू 1। तो ये हो गए p के 3 ऑर्बिटल, है ना। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोर ने भी तो यही कहा था, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब याद करो 2n² रूल, याद है 2n² रूल? जहां पे आप n का वैल्यू 1 पुट करते हो तो कितना आएगा? 2। आप n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आएगा? 8। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बोर ने भी कहा था, बट उनका डिवीजन कुछ ऐसे होता है। याद आ रहा है? थर्ड ऑर्बिट में कितने होते हैं? 6 है, 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। मैं आपको ये वैल्यू समझ में आई कि नहीं दृष्टि? यहाँ n की जगह मैंने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 इंटू 2 8। अब मैं n की जगह 3 रख रहा हूं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना किसमें? थर्ड ऑर्बिट में। चलो देखते हैं कैसे। n इज इक्वल टू 3 के पास 3 सबशेल, 3s, नाम लिख दू डायरेक्टली, 3s, 3p, 3d। s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये रहा वो एक ऑर्बिटल। p के पास 3 होते हैं, तो ये रहे वो 3। इनके लिए m का वैल्यू क्या होता है? इसके लिए m का वैल्यू 0, इसके लिए m का वैल्यू -1, 0 एंड 1। और d के पास 5 ऑर्बिटल, -2, -1, 0, 1 एंड 2 नाम के। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। अब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये रहा, ये दूसरा, ये हो गए आपके 6 इसमें बैठेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन्स। और इसमें कितने बैठेंगे? 10, 1 2 3 4 5। मैंने ऐसे क्यों बैठाया एक एक करके? इसका भी रीजन होता है ना, अपन आगे देखेंगे, ठीक है। हो गए? कितने हो गए टोटल? 2, 6 एंड 10। कितना हो टोटल? 18। आ रहा है बोर के साथ, है ना। बस ये है कि बोर ने ऑर्बिट बोल दिया था, बट ऑर्बिट तो होती है, बट इलेक्ट्रॉन्स वहां नहीं होते। इलेक्ट्रॉन उस एरिया में होते हैं, उस वॉल्यूम में होते हैं, उस स्पेस में होते हैं, नॉट इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। समझ गया ना? Fe4 को भी अपन कर सकते हैं ना, तो 4 में एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा? 4s, 4p, 4d और 4f। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इंटू 2 14। तो 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 32। आप पुट करके देखो यहाँ पे वैल्यू n इज इक्वल टू 4, कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 2 जा 32। तो चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रही क्या बात? ठीक है। तो हमारे शेल्स, ये सब शेल्स हो गए। तो शेल के अंदर थे सबशेल्स, और सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। तो आप सोचो कि ऑक्सीजन, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऑक्सीजन लेता हूं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बताइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बैठे हैं समझना। ऑक्सीजन के पास फर्स्ट ऑर्बिट तो होगी, सबके पास फर्स्ट ऑर्बिट होती है, और फर्स्ट ऑर्बिट के पास सिर्फ s। फिर ऑक्सीजन के पास सेकेंड ऑर्बिट भी है, तो 2s एंड 2p। ठीक है। तो 8 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 1s में, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, उसमें 6 में 2 इधर जाएंगे। क्यों 2 जा रहे हैं? क्योंकि s के पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए? 4 बचे ना। अरे 8 में 4 तो भर दिया हमने, अब कितने बचे? 4। अब वो 4 कहां जाएंगे? आपके p में। तो इसको ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बच गए 4 इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे हमारे 2p में। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैठते हैं। क्यों ऐसे बैठते हैं मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हमने ऐसे क्यों बैठाया, हमने ऐसे क्यों नहीं बैठाया। 1 2 3 4, तो ये खाली रह गया, ऐसा क्यों नहीं किया हमने? ये गलत तरीका है ना। अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे होंगे और तीनों की एनर्जी सेम थी ना, माँ बाप के तो तीनों बच्चे एक जैसे होते हैं ना, तो तीनों, और उनके पास अगर 3 चॉकलेट है
तो क्या करेंगे, सबको एक एक देंगे ना, कि एक ही को तीनों दे देंगे? क्या करेंगे, सबको बराबर देंगे ना। तो अगर आपके पास 4 चॉकलेट है तो पहले आप सबको एक एक दो, फिर आप पेयरिंग करना चालू करो। आपने इसको एक दे दिया, अब 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां बैठेगा, और 6वां आएगा तो यहां बैठेगा। पर अगर 3 ही हुए तो पहले आप सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई कराओगे। क्यों? क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। आपका कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, उसके बाद वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा। पर इन तीनों की एनर्जी तो सेम होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इनमें तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एनर्जी का, कि नहीं पहले इसमें भरा है फिर इसमें भरा है, इसी को दे दो, क्योंकि इसकी एनर्जी भी तो सेम है ना तीनों की जैसी। तो पहले आप सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी करोगे, फिर आप डबल डबल करना चालू करोगे। समझ रहे ना? तो आज हमने सिर्फ 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये ऐसे फिल करना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 रूल होते हैं। जैसे हमारे बोरबेरी की स्कीम थी ना, उसमें भी 3 रूल पढ़ते थे अपन। एक तो 2n² वाला रूल था, फिर दूसरा उन्होंने ये बोल दिया था कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और थर्ड उन्होंने ये बोल दिया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भराएंगे, पहले फर्स्ट ऑर्बिट भराएगा, फिर सेकंड ऑर्बिट भराएगा, फिर थर्ड ऑर्बिट भराएगा। ऐसे ही 3 रूल अपने ऑर्बिटल के होंगे, कि ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ना, इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बोरबेरी स्कीम क्या है? इट इज द स्कीम गिवन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट वो किसके लिए थी? ऑर्बिट के लिए थी। अब हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। उसके लिए फिर से 3 रूल पढ़ेंगे अपन। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने 3 रूल दिए थे, उस रूल से अपन नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बट आप ये चारों क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ के आना कि चारों का मीनिंग क्या होता है ना। तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से देख लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर के, देन विल प्रोसीड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू। एक बार रिवाइज जरूर करना ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक साथ पढ़ोगे तो, और पहली बार पढ़ोगे तो इसलिए एक बार रिवाइज करना अच्छे से बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास।